नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। तो यूपी में आने वाले दिनों में भी क्या कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस बाजी पलट देगी, कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर लेगी या चुनौती दे देगी? जी हां, क्योंकि देश भर में जो विपक्ष की करारी हार हुई है उसके लिए राहुल और प्रियंका ही जिम्मेदार हैं। ये क्योंकि कांग्रेस विपक्ष के पांव की अब बेड़ियां बन चुकी है। चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव हो या यूपी के उपचुनाव, गुजरात, तेलंगाना, मणिपुर जैसे तमाम राज्यों में देश भर में हुए उपचुनाव हो, बीजेपी का फिर से एक बार परचम लहराया। वहीं विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया क्योंकि कांग्रेस विपक्ष पर बोझ बन गई है। और कांग्रेस में खुद जो आला कमान है, जो नेता हैं, जो राहुल और प्रियंका हैं, वो उन्होंने आंखें बंद कर ली है, मान लिया है कि हारना ही कांग्रेस की अब नियति है, कुछ नहीं हो सकता। ये बातें मैं नहीं कह रहा। मैं कौन होता हूं कहने वाला? या तो पब्लिक बोले, वोटर बोले, या फिर खुद यही विपक्षी दल के नेता खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस के कपिल सिब्बल, पूर्व मंत्री, बड़े नेता, उन्होंने कह दिया, आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने कह दिया कि कांग्रेस ही जिम्मेदार सबके लिए। तो क्या विपक्ष का रास्ता अब कांग्रेस से अलग होगा और कांग्रेस अब विपक्ष से भी पीछे छूटेगी? आज महाबहस इसी पर। कांग्रेस में बगावत, आला कमान पर वार। गठबंधन की हार, पिकनिक पॉलिटिक्स जिम्मेदार। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की, प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते। मैंने आप जो है राहुल, यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। महागठबंधन में दंगल, एनडीए में मंगल। कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल और चाहे महागठबंधन में जो भी शामिल दल रहेगा, उन लोगों की मंशा लोगों की भलाई करने का नहीं रहता है। उन लोगों की मंशा केवल लोगों का शोषण करने की रहती है। इसलिए जनता ने चुनाव में परास्त किया। राहुल जी, आपके लिए आज शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया है कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। विपक्ष की करारी हार, राहुल प्रियंका जिम्मेदार। आज महाबहस इसी पर। यह बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है कि अब खुद कांग्रेस के नेता वो बात कह रहे हैं जो अब तक बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती थी। खुद कांग्रेस के सहयोगी दल अब वो बातें उठा रहे हैं जो विपक्ष कांग्रेस पर हमला करते हुए बोला करते थे। और जो बात, सबसे बड़ी बात, खुद कपिल सिब्बल जैसे नेता ने कही है कि कहां कहूं, किससे कहूं, पार्टी में तो कोई सुनता ही नहीं, आला कमान पता नहीं किस दुनिया में बैठा रहता है, उन तक तो कोई पहुंच ही नहीं। ये कपिल सिब्बल के बोल हैं जो बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकारों में, यूपीए सरकार के दौरान। उनका कहना है, वो कह रहे हैं कि जो उनके आसपास के लोग, यानी राहुल और प्रियंका के आसपास के लोग जो कहते हैं, हम तो वही सुन पाते हैं। और हार गए सब जगह पे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। इसका मतलब मान लिया है कि हारना ही हमारी नियति है क्या? मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौतम राणे सागर, दलित चिंतक के उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। अंशु अवस्थी जी, तो अब तो हम मान लें कि आने वाले दिनों में भी यूपी में कोई उम्मीद नहीं कि कांग्रेस कुछ करामात कर लेगी। अरे पिछले हम 25 साल से तो देख ही रहे थे, लेकिन अब तो खुद कांग्रेस ही मान लिए। आपके सहयोगी ने कह दिया, ऐलान कर दिया। अजय जी, मैं चाहूंगा मुझे 1 सेकंड बिना इंटरप्ट किए मिले। एक मिनट है आपके पास। विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपने रखा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल जी ने जो भी कहा उसका उत्तर प्रदेश से कोई भी लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो परिपेक्ष है, उत्तर प्रदेश के जो विषय हैं, समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो अलग। आपने जिस विषय पर आज डिबेट रखी वो विषय अलग है। ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत है जहां पर डेमोक्रेसी फले फूले। इसके लिए जरूरी है कि हर एक राजनीतिक दल में भी डेमोक्रेसी बनी रहे। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर नेता आवाज उठाते हैं, पत्र लिखते हैं, तो इसमें बुराई कहां पर है? आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने आवाज उठाई,
जिन लोगों ने कोशिश की कि भाजपा में डेमोक्रेसी बने, तानाशाही हटे, अंजाम क्या हुआ? जसवंत सिंह का क्या अंजाम हुआ? अरुण शौरी का क्या हुआ? लाल कृष्ण आडवाणी का क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सोच के लोग इस बात पर आश्चर्यजनक होंगे कि नेताओं ने आवाज क्यों उठाई। कांग्रेस में अगर ये आवाज उठती है तो सचमुच ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का जो है वो साकार हो रहा है और देश के अंदर डेमोक्रेसी में आवाज उठाने का अधिकार है। बधाई हो। दुर्भाग्य है कि आजकल जब विपक्ष आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ तो देशद्रोह माना जा रहा है। ठीक है सर। इसी तरीके से जब कांग्रेस में उठाया जा रहा है तो लोगों को आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है अजय जी। ओके, तो चाहे ओबामा बोले कि राहुल गांधी अपरिपक्व है, नर्वस है नेता, शायद उनमें ज्ञान की कमी है, चाहे आपके खुद छोड़िए दुनिया की बात, कपिल सिब्बल जैसे नेता ये कह रहे हो कि हार को नियति मान बैठा है कांग्रेस नेतृत्व, शायद देश में अब प्रभावी विकल्प भी नहीं बचा कांग्रेस में सारी बातें दीवारों पर लिखी है, सारी समस्याओं का पता है, सारे समाधान का पता है, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो ये आपकी डेमोक्रेसी है। कांग्रेचुलेशंस अंशु अवस्थी, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, बधाई हो आपको। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं 10 सेकंड अपनी बात मैं आई कम बैक, मैं अंशु साहब मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आपको मैंने पूरा 1 मिनट दिया था। विचार है, मैं आपको दोबारा मैं आऊंगा अंशु, और उनका स्वागत है। जितने भी लोग हमारे यहाँ प्रतिक्रिया करते हैं, फोरम पर बात रखते हैं, आप देखिए पार्टी में सबका सम्मान। ये बड़ा बदलाव है भैया, ये बड़ा बदलाव है अंशु अवस्थी जी कि कांग्रेस में कोई चूक कर ले रहा है, अब ये बड़ा बदलाव है। लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या आप भी मानते हैं आरजेडी की तरह कि कांग्रेस विपक्ष के पांव की बेड़ियां बन गई है, इसलिए महागठबंधन हारा बिहार में और समूचे देश में विपक्ष हारा, बीजेपी जीती? देखिए, निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उनका जो ग्राफ है पिछले कई सालों में काफ़ी नीचे जा रहा है, इसको कोई नहीं झुटला सकता है। अब उसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है या पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदारी मेरे ख्याल से पार्टी की ही बनती है, क्योंकि जो व्यक्ति उनका नेतृत्व करता है उसको भी चुनती उनकी पार्टी ही है। तो कहीं ना कहीं उनका जो ग्राफ जो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है कई सालों से, और कई प्रदेशों में, और उत्तर प्रदेश में तो खैर बेमायने सी हो गई है अभी, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति को मेरे ख्याल से दोबारा सोचना चाहिए। और जिस डेमोक्रेसी का जिक्र हो रहा है, हाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए आवाज़ उठाने की, लेकिन जिस माहौल में आवाज़ उठ रही है और जिस तरह हमने बिहार में देखा कि जितना जो एफर्ट था जो वहाँ पे तेजस्वी ने किया, अगर कांग्रेस शायद उसका आधा भी करती तो नतीजे कुछ और होती। बिल्कुल। और गौतम राणे सागर साहब, आप तो बड़े पुराने नेता हैं, आप तो जानते हैं, अगर कपिल सिब्बल साहब ने कहा, अंशु अवस्थी साहब कह रहे थे कि उनकी बातों का यूपी से लेना देना नहीं, लेकिन सिब्बल साहब ने खुद कहा है कि यूपी में कई सीटों पर उपचुनाव में 2-2% वोट मिले हैं, जमानत जब्त हुए हैं, और यूपी से लेकर गुजरात तक यही हाल है। तो क्या कांग्रेस अब लायबिलिटी बन गई है विपक्ष के ऊपर? अब विपक्ष, अगर कांग्रेस मुक्त हो विपक्ष भी, तो शायद चुनौती दे पाए बीजेपी को, ये खुद कह रहे हैं कि विपक्षी नेता। अजय जी, दो नाव पे चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहली बात, अगर आपने किसी से गठबंधन किया है तो गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और पहली बात, जो भी गठबंधन किए गए हैं, दोनों गठबंधन के पार्टनर को चाहिए कि सम्मिलित रूप से रैलियां करें, उसकी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो सिर्फ केवल कांग्रेस को दोष देना, गठबंधन भी अरे गठबंधन को छोड़िए, खुद कांग्रेस ही कह रहे हैं, ये कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता कह रहे हैं, तारिक अनवर जैसे बड़े नेता कह रहे हैं, महासचिव हैं। एग्जैक्टली अजय जी, एग्जैक्टली कांग्रेस को अब निश्चित तौर पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अब कांग्रेस के ओवरहालिंग का समय आ गया है। अगर वो राजनीतिक तौर पे अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो ये समय ओवरहालिंग का आ गया है, ओवरहालिंग करना चाहिए। कुछ लोगों के कोर दबे हो सकते हैं जिनको इस तरह से स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, ये सच है कि कांग्रेस को धरातल पे जिस तरह से काम करना चाहिए
वो नदारद नजर आ रहा, वहां से अनुपस्थित नजर आ रहा। उस पे अगर वास्तव में अपना अस्तित्व बचाना है तो उस दिशा में विचार करना चाहिए इसे। ओके, मनीष शुक्ला जी, तो आप लोग कांग्रेस मुक्त, भारत को कांग्रेस मुक्त करते करते अब विपक्ष मुक्त भी कराने पर आ गए भाई। ये तो गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए अजय जी, एक शेर है, उम्र भर गाली यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। और अंशु अवस्थी जी ने अभी जो तर्क दिए, ये शेर उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। देखिए जिस तरीके से शिवानंद तिवारी जी का आज बयान है, कपिल सिब्बल जी का आज बयान है, और कपिल सिब्बल जी और 23 लोगों का बयान अभी पूर्व में 2-3 महीना पहले भी आया था कि कांग्रेस की परिस्थिति क्या है। और उससे पहले तमाम अवसरों पर हेमंत बिस्वा का बयान आपको याद दिलाएं, हेमंत बिस्वा का बयान याद दिलाएं। डिबेट का विषय तो ये है कि भाई इनसे कहिए कि ये तो तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है, इनसे कहिए कि ये कम से कम सुने। देखिए अजय जी, ऐसे कैसे डिबेट चलेगी? इनसे कहिए कि ये अभी इन्होंने जब बोला, इन्होंने अपना विषय रखा तो हम लोगों ने सुना। देखिए आपसे पहले मनीष जी से पहले 3-4 लोग बोल चुके, सब चुप रहे, अंशु जी आप भी देखिए, चुप रहिए। आपके पास मैं आऊंगा, आपको फिर से मौका मिलेगा जवाब देने का, प्लीज अभी बोलने दीजिए सबको अपनी अपनी बात रखिए। मनीष जी प्लीज अवसर दीजिए और ये गलती फिर मत करिए, बात सुन लीजिएगा अगर डेमोक्रेटिक तरीके से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप छाती पीट रहे थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक बयान नहीं सुन पा रहे। देखिए लगातार कांग्रेस के अंदर से ये आवाज उठ रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस में पहले माता जी, फिर भैया, फिर माता जी, और माता जी अगर जाएंगी तो फिर भैया का ही नंबर आए, इसके लिए तमाम लोग तर्क कर रहे हैं। यद्यपि ये कांग्रेस के लिए हानिकारक है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि एक बेटा एक माई, एक बेटी एक घर जमाई, यही है कुल कांग्रेस आई। अगर कपिल सिब्बल या कोई बोलेगा तो उनको बीजेपी का एजेंट करार कर दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा जी, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से 70-75 सालों में जो नीतियां अपनाई, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जो तमाम कुरीतियां लेकर राजनीति पर कांग्रेस आई, उसके नाते से कांग्रेस का ये क्षरण हो रहा है। और कांग्रेस अभी परिवारवाद के जो जंजाल है उससे बाहर निकलने की कोई कवायद कांग्रेस कर नहीं रही है। तो ये कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, ये बॉटम लाइन है। जानिए कि कब इनको बीजेपी का एजेंट करार कर दिया जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, ये बॉटम लाइन है। देखिए उपाध्याय जी, चाहे कपिल सिब्बल जो बातें कह रहे हो या शिवानंद तिवारी, बहुत पुराने नेता हैं वो बिहार के, ये दोनों ही जो बातें कह रहे हैं उसमें एक ही लाइन है दोनों की, और वो ये कि कांग्रेस अगर बेड़िया बन गई है, लायबिलिटी बन गई है पूरे देश में विपक्षी दलों के लिए, तो इसलिए क्योंकि एक परिवार कांग्रेस की लायबिलिटी बन गई है। दोनों ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, एक परिवार की बंधक बन गई है पार्टी, दोनों ये बता रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, इसमें ये बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व को लेकर के अगर देश के बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए विचारणीय प्रश्न है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता शिवम अवस्थी जी जो कह रहे थे, वो तो अपना प्रवक्ता का धर्म निभा रहे हैं। उनके अंदर क्या चल रहा है ये वो मंच पर नहीं बोल सकते, माइक पर नहीं बोल सकते। और कपिल सिब्बल जी ने भी जो बोला है वो अंतर्द्वंद बहुत चला होगा, बोला बहुत कम है। न जाने कितनी उनके अंदर पीड़ा रही होगी, क्योंकि कांग्रेस का अभी पिछले चुनाव से इतिहास ये रहा है कि कांग्रेस जिसके साथ गई है उसका सूपड़ा साफ हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आई, समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। राजद के साथ बिहार में गई, राजद को नुकसान उठाना पड़ा है। और मध्य प्रदेश में वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, उनकी सरकार 1 साल के अंदर अंदर चली गई। आपको याद होगा कि कांग्रेस के तमाम अनुसांगिक संगठन होते थे, उनका आज कोई नाम लेवा नहीं हुए, जैसे NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ये नाम मात्र के भी नहीं बचे। इनके जो पदाधिकारी होते हैं ये सिर्फ लेटर पैड के लिए हैं। इन संगठनों का कहाँ काम हो रहा है, ये संगठन कहाँ सक्रिय है, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए कांग्रेस को विचार करना होगा, और ये इस देश के लिए भी चिंता का विषय है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अगर नेतृत्व विहीन होती जा रही है, एक परिवार में बंधती जा रही है, उसका अगर सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है, तो ये चिंता का विषय है।
क्योंकि किसी भी देश का विपक्ष जब तक सशक्त नहीं होता तब तक उस देश में जो है लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता। यही तो कांग्रेस को इसीलिए हम इस पर महाबहस कर रहे हैं आज उपाध्याय जी, इसलिए महाबहस कर रहे हैं। वरना हमें क्या, कोई पार्टी आए कोई रहे, हमें तो हमारी अच्छी पार्टियां हो और जनता चुन ले, हमें तो इससे मतलब है। लेकिन अगर विपक्ष ही नहीं बचेगा तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? फिर तो हम फेल हो जाएंगे एज ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के तौर पर। अंशु अवस्थी जी, अब इस बात को समझिए, चिंता यहां है कि अब तक यह बात होती थी कि भैया कांग्रेस पार्टी कमजोर है, कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए ताकि चुनौती दे सके, एक बैलेंस बने। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस लायबिलिटी बन गई है और कांग्रेस पर लायबिलिटी बन गए गांधी परिवार। ये आपके नेता कह रहे हैं भाई। देखिए अजय जी, जो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस लायबिलिटी बन गई है, मुझे लगता है इसका जवाब भी उन्हीं से लिया जाना चाहिए। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी को ये कहा जाता है कि बिहार चुनाव में जो परिणाम रहे, तो बिहार चुनाव के परिणाम के बारे में राष्ट्रीय जनता दल ने भी ट्वीट किया था। आपको याद होगा कि 119 सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीत चुके, उनको प्रमाण पत्र जीत के नहीं दिए जा रहे हैं। 1000 से जो कम अंतर की 22 सीटें थी, उसको लेकर कहा गया था कि हम अंशु जी उसके रिकाउंटिंग के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए इन बातों नहीं, मैं एक बात आपको एक फैक्ट रख देता हूं। अंशु अवस्थी जी, मैं एक फैक्ट रख देता हूं, आप फिर अपनी बात आगे बढ़ाइए। मुझे 10 सेकंड दीजिए प्लीज, मैंने आपसे रिक्वेस्ट। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में आप बात कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि सच क्या है। दूसरा जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, कमजोर हो गई, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने किसानों की लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, सबसे पहले वो भूमि अधिग्रहण बिल को समाप्त करना चाह रहे थे। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और बीजेपी सरकार को वापस जाना पड़ा। यही कांग्रेस है जो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नोटबंदी और जीएसटी आज तक जिसके दुष्परिणाम देश भुगत रहा। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी वही बात कही जो श्री राहुल गांधी जी ने कही। लॉकडाउन को लेकर जो बात श्री राहुल गांधी जी ने कही, अंत में नहीं, एक बात सुनिए। अब आपको मैंने बहुत समय दे दिया। अंशु अवस्थी जी, आप सुनिए और समझिए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आपकी मजबूरी समझता हूँ कि आज कांग्रेसमैन आपको कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन अंशु जी एक बात सुन लीजिए आप। मैं मनीष जी आ रहा हूँ। अंशु अवस्थी जी एक फैक्ट के साथ की बात करते तो हम अंशु अवस्थी जी एक फैक्ट सुन लीजिए ना सर, आप सुन लीजिए ना, आपके काम आएगा, शायद आपके काम आएगा। अंशु अवस्थी जी सुन लीजिए। क्या ये भी एक कारण नहीं है क्या देश में डेमोक्रेसी को खतरा होने का? अच्छा सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में किस तरीके से लूटतंत्र बनाया गया डेमोक्रेसी के समर्थक किस तरह, बिहार में 22 सीटों पर किस तरीके से 1000 के ये भी कर रहे हैं, चुप नहीं हो पा रहे हैं। ये भी अनडेमोक्रेटिक है, ये भी अलोकतांत्रिक है। अंशु अवस्थी जी, आप सिर्फ अपनी सुनना चाहते हैं। जो लोग पीड़ितों के साथ नहीं खड़े होकर उत्तर प्रदेश में आरोपियों के साथ खड़े होते हैं, ये क्या डेमोक्रेसी की बात करेंगे? जो अपने गॉडफादर आडवाणी को न्याय नहीं दिला पाए, जसवंत सिंह को न्याय नहीं दिला पाए, यशवंत सिन्हा को न्याय नहीं दिला पाए, अरुण शौरी को न्याय नहीं दिला पाए, ये क्या बात करेंगे डेमोक्रेसी की? हो गया और जिसमें आप लोगों ने इस इशू को रखा और जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया। नोटबंदी के सवाल पे, जीएसटी के सवाल पे कितनी बार आप जनता के बीच जाएंगे और जनता आपको ये बताएगी कि आप इस तरह के मुद्दों को मत उठाइए। आप चीन के समर्थन में बोले, आप पाकिस्तान के समर्थन में बोले, फिर भी जनता आपके साथ नहीं खड़ी हो रही है। आप सेना के खिलाफ बोले, नोटबंदी के खिलाफ बोले, जीएसटी के खिलाफ बोले, क्या जनता के बीच में जाना बंद कर दिया क्या जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने? और चुनाव तो इस तरीके की बातें करिए जो कम से कम अच्छा लगे। डेमोक्रेसी की हम जनता के बीच में जाते रहेंगे, अपनी बात रखेंगे और निश्चित तौर से यहाँ पर जो विशेषज्ञ लोग बैठे उनके सुझाव को अगर जनता की बात नहीं करेंगे, मजबूत झूठ का सहारा लेंगे तो चुनाव यही हाल होगा आपका। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं बताना चाह रहा था अंशु जी को, उन्होंने नहीं सुनना पसंद किया, अपनी बात उन्होंने रखी केवल। लेकिन बिहार में आपको मैं बताऊं कि आज अगर एनडीए की सरकार दोबारा बन पाई है तो एनालिसिस बताता है कि नॉर्थ बिहार में जब लगा बीजेपी को कि शायद हम नहीं मेजॉरिटी हासिल कर पाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी दिनों में सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, छोटे छोटे जिलों में जाकर रैलियां की और सारी की सारी सीटें समेट ली वहां की। आरजेडी का गढ़ होता था, सारी सीटें बीजेपी की आ गई वहां पर और तब जाकर सरकार बन पाई है वहां पर थिन मेजॉरिटी से। कहां थी कांग्रेस के महासचिव यूपी में जब उपचुनाव हो रहे थे? योगी घूम रहे थे, ये प्रियंका पहुंची ही नहीं बिहार में, राहुल
2-3 जगहों पर पहुंचे, तो क्या ये सब कुछ तस्वीरें साफ नहीं होती है क्या? देखिए अजय जी, जैसे समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, ऐसी एक राजनीतिक मंथन जो है हमारे देश के जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हो रहा है, और उस मंथन से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और बहुत सी त्रुटियां जो हैं वो सामने भी आ रही हैं, और एक नए राजनीतिक जैसे कहते हैं समीकरण जो है वो सामने आ रहे हैं। जो चुनाव के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसमें पिछड़ती चली जा रही है, और वो केवल जैसे कहते हैं कि वो वोट काटने का काम ज्यादा कर रही है, और कहीं जीतती हुई कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो ये क्या क्या सच कारण है वो मेजर साहब से कांग्रेस के जो मेजर है साहब वो बेहतर समझ जो संबित पाएंगे। पात्रा मेजर साहब जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि क्या ये सच है कि आपके साइकिल पर बैठ के आपके साइकिल को पंक्चर कर दिया और लाटिन का तेल भी पी गए राहुल गांधी? क्या ये बात सही है? देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको नुकसान हुआ। अगर हम उसी वक्त अगर अकेले लड़े होते तो हम ज्यादा बेहतर किए होते। ये एक निश्चित रूप से अब ये आने वाले समय में इसीलिए अखिलेश जी ने कहा है कि अब किसी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। यूपी में अब क्लियर फाइट जो है वो भाजपा और सपा के बीच हो गई है, अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्यों गौतम नारायण सागर साहब, आप तो उस वक्त साथी थे, सब लोग, मतलब नहीं उस वक्त 2017 में तो हो चुका था तांडव आप लोगों का, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ी होती, अब तो साथ आ रहे हैं, तो शायद बेहतर कर पाती। कांग्रेस लाइबिलिटी बन गई, साइकिल की हवा को पंक्चर कर दिया। देखिए अजय जी, इसी को फिर हम कहते हैं अपरिपक्वता की निशानी। अगर कोई चीज आपने निर्णय ले लिया है तो निर्णय पे आप खरे उतरे नहीं खरे उतरे उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण करना कहीं उचित नहीं है। तो आप चाहेंगे कि फिर से 2022 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के 2 लड़के साथ जाएं? आप चाहेंगे? नहीं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये, हम जानते हैं कि कांग्रेस के वोटर और बीजेपी के वोटर दोनों एक ही हैं। कांग्रेस की वोट ट्रांसफरेबल नहीं है, एक दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर वोट नहीं होती है, और ये बात आपको पहले ही गठबंधन करने से पहले ये बात समझनी चाहिए कि जब कांग्रेस की वोट ट्रांसफर नहीं हो सकती है तो निश्चित तौर पे वो दूसरे को फायदा पहुंचाएगी, आपके खिलाफ जाएगी। कांग्रेस की वोट कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं है, और अगर ट्रांसफर हो सकती है तो सिर्फ बीजेपी के साथ ट्रांसफर हो सकती है। जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इस बात को क्षेत्रीय दलों को समझना चाहिए। अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आप गठबंधन नजर आ रही है, इसके बाद आप दूसरे कांग्रेस के पास अब कोई फटकना नहीं चाहता। 2022 में मुझे लगता है कि आपके पास कोई फटकने को तैयार नहीं है, जो नतीजे अब सामने आए उसके बाद, और आज की जो सारी बातें सामने आ रही है। यूपी में आपको फिर से अकेले रहना पड़ेगा, वहीं 2-2% जो वोट अभी मिले हैं आपके कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं। देखिए अजय भाई, अभी दूसरे साथी भी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के ही उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी 2 जगहों पर उपविजेता रही है, और दूसरे बाकी स्थानों पर भी हमने ठीक ठाक काम किया है। दूसरा, जो लोग कम से कम दूसरों को वोट काटने के लिए बताते हैं उनसे भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो भी 4थे और 5वें स्थान पर आए हैं। तो मुख्य विपक्षी के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को मान रही, और आप देखिएगा श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2022 में इतिहास रचेगी। आएंगे ना, हम सरकार बनाएंगे 2022 क्योंकि अब लोग भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को और समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से देख चुके हैं, दिखेंगी ना, एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। अंशु जी दिखेंगे ना, कि हमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिखेंगे ना। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हुआ था, परिणाम क्या हुआ? तो अजय भाई, ये जनता है, जनता ने हम सबका चरित्र देख लिया है, अब कांग्रेस की बारी है। अच्छा, तो आएंगे ना, मैं मानू ना कि कम से कम उपचुनाव में नहीं आए, बिहार चुनाव में नहीं दिखे, यूपी चुनाव में तो दिखेंगे ना, प्रियंका दिखेंगी, राहुल दिखेंगे, ये लोग तो 200% दिखेंगे। अजय भाई लिख के रख लीजिए, मैं आपके चैनल पे दावे तो बिहार में क्यों नहीं दिखे? जिम्मेदारी से तो बिहार में क्यों जनता ने गए? विजेता बनाया, 70 सीट पे लड़ रहे थे, 7 सीट पर भी चले जाते। गांधी जी के सर पर
जीत का सेहरा बंधेगा। नहीं, आप बताइए कि बिहार में चुनाव में क्यों नहीं गए? प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां घूम रहे थे चप्पे चप्पे पर, और आपकी प्रियंका गांधी गायब थी, आपकी सबसे बड़ी चेहरा गायब थी, आपके राहुल गांधी साहब गायब थे। ऐसा क्यों? बिहार का चुनाव नहीं था क्या? कौन से गायब थे? प्रियंका, मैं खुद बिहार में था, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने मजबूती से महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। नेता, नेतृत्व, सारे सवाल तो उन पर है ना, पूरे देश ने देखा है। अजय भाई एक चीज और मैं आपकी सराहना करता हूं, आप जैसे नेताओं की जो अभी भी लड़ रहे हैं, आप जमीन पर खड़े होकर अंशु अवस्थी, आप जैसे कांग्रेस के सिपाहियों की भी सराहना करता हूं, लेकिन नेता का क्या है ना, आप सुन भी लिया करो। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का एक एक जनमानस इस बात को समझ रहा है कि बिहार में लोकतंत्र को लूटा गया है, बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। चुनाव में इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं, एक एक जनमानस इस बात को समझ रहा है। ये अब इसका जवाब आप दे दीजिए मनीष शुक्ला जी, और उसके बाद में क्या उपाध्याय का एक फाइनल कमेंट लूं। मनीष शुक्ला जी नहीं दे पाएंगे। अगर जवाब लेना है तो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के पास जाइए। अजय भाई आपको स्टूडियो से निकलना पड़ेगा इसके लिए, आपको आम आदमी के पास जाना हम हर वक्त जमीन पे रहते हैं, ये आप अपने नेताओं को बताइए अंशु जी, हम हर वक्त जमीन पे रहते हैं, हमारी सारी खबर जमीन से चलकर यहाँ आती है। सब इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र को लूटा गया है, बिहार में लोकतंत्र की हत्या की गई है, बिहार में जिस तरीके से धांधली करती हुई है, पूरे देश ने इस बात को देखा है। और इसीलिए चुनाव चैनलों पर नहीं, अजय भाई आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया है उसका अपमान कर रहे हैं। ओके, क्या उपाध्याय साहब, तरीके से उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, मुझे ऐसा लग रहा है सुन लीजिए उपाध्याय जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस से हर कोई 10 फीट दूर रहना चाहेगा। आज हालत ये है, अगर कांग्रेस की यही हालत बनी रही तो कांग्रेस की दिक्कत यही है कि वो सुनना ही नहीं चाहते। अब वो जनमानस में चले जाइए, जनता में चले जाइए। अरे भाई जनता ही तो चुन रही है, जनता ने ही तो चुना है दूसरा एनडीए को, जनता ने ही तो चुना है भाजपा को। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी जनता के पास जाए? फिर कोई अलग जनता है या कोई अलग ग्रह है? और अगर ये लोकतंत्र इसकी लूट की बात कर रहे हैं कि एनडीए अलायंस ने वहां पे बिहार में लूटा है, तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया? किसके साथ, किसकी सबसे बड़ी पार्टी थी? तो ये सब बातें जो है, तेलंगाना में क्या हुआ? बातें अच्छी नहीं लगती। तेलंगाना में क्या हुआ? तो ये सब बातें सही नहीं लगती। और कांग्रेस को यही सब चीजें जो इनका आत्म अभिमान है, यही कांग्रेस को ले डूब रहा है और आगे भी यही स्थिति रहने वाली है। किस जनता की बात कर रहे हैं? कौन सी जनता की बात? मैं उपाध्याय जी अदब के साथ एक करेक्शन करना चाहूंगा। ये आत्माभिमान सुन लीजिए सर, अंशु अवस्थी जी, अब समय नहीं है मेरे पास, अंशु अवस्थी जी समय नहीं है मेरे पास। आत्माभिमान आपका नहीं, लेकिन आपके नेतृत्व का तो कहीं नहीं है। जो कह रहे हैं कि कांग्रेस सुनना नहीं चाहती है, कांग्रेस की भी नहीं सुनना चाहती है कि कांग्रेस का नेतृत्व। ये सवाल कांग्रेसी अगर उठा रहे हैं तो बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पर है, और फिर बड़ा सवाल पूरे विपक्ष पर है कि क्या अब कांग्रेस मुक्त विपक्ष बनने की राह पर है भारत की राजनीति। ये बड़ा सवाल बन गया है। देखना होगा दिलचस्प कि आने वाले चुनावों में और यूपी के 2022 में कांग्रेस कहां खड़ी होती है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और अब मेनका के साथ इस वक्त की खबरें।